बीबीसी दुनिया में आज देखिए, वायरस के साथ कैसे जीना सीख रहे हैं दुनिया के तमाम देश। कोरोना वायरस के खतरे के बीच कई देशों में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश। संक्रमण घटने के बाद थाईलैंड से लेकर डेनमार्क तक शर्तों के साथ हटा लॉकडाउन। स्पेन और फ्रांस की सरकारों ने भी दी रियायत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में कोरोना के साथ जिंदगी की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना वायरस के मामले 67,000 के पार, मगर रिकवरी रेट बढ़कर 31% से ज्यादा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 21,000 लोग बीमारी को दे चुके हैं मात। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांव तक वायरस फैलने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 31 मई तक ट्रेन और फ्लाइट बंद रखने की अपील की, तो 12 मई से पटरी पर दौड़ने लगेंगी कुछ चुनिंदा ट्रेनें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 41 लाख के पार, करीब 3 लाख लोगों की मौत। हांगकांग में संक्रमण कम हुआ और लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हुआ। 230 लोग गिरफ्तार। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दुनिया के कई देश कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीन जैसे देशों में संक्रमण का दूसरा दौर खतरे की घंटी बजा रहा है। इस बीच कई देश ऐसे भी हैं जो वायरस के खतरे के बीच जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के तरीके आजमा रहे हैं। वहां कुछ बंदिशें हैं, लेकिन कामकाज भी शुरू हो गया है। और भारत में लॉकडाउन के तीसरे चरण के खत्म होने की तारीख भी नजदीक आ रही है और कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 67,000 से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा? क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती लॉकडाउन में ढील के बावजूद कोरोना वायरस को गांवों में फैलने से रोकना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा है और इसमें राज्यों ने बड़ी भूमिका निभाई है और राज्यों की सलाह पर ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। भारत के बाद अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस संकट का सामना करते दुनिया के तमाम देशों में क्या चल रहा है। चीन के वुहान और उत्तर पूर्वी इलाके में नए मामलों की वजह से संक्रमण के फिर से सर उठाने का खतरा पैदा हो गया है। वुहान में 11 मार्च के बाद संक्रमण के सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। कल यहां 5 नए मामले और देश भर में 17 नए केस मिले हैं। और रूस और उत्तर कोरिया की सीमा के पास 3 प्रांतों जीलीन, खायलुंगजियांग और लियाओनिंग में लोकल ट्रांसमिशन के 5 नए केस मिले हैं। चीन से पूरी जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता रॉबिन ब्रांट। शुलान शहर ऐसे प्रांत में है जिसकी सीमा उत्तर कोरिया से मिलती है। उत्तर कोरिया में अब तक कोविड-19 का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अब इस शहर को मीडियम रिस्क की श्रेणी में रखा गया है। हम वुहान में भी संक्रमण के नए मामले देख रहे हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ 5 नए केस दर्ज किए गए हैं। संभवतः ये एक ही कंपाउंड के आसपास का मामला है, जो 89 साल के उस बुजुर्ग से जुड़ा है जो मार्च में इस वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस बीच यूरोपीय देशों ने लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। फ्रांस में आज से कुछ बच्चों के प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। कपड़ों, किताबों की दुकानें, सैलून और फूलों की दुकानें भी खुल गई हैं। हालांकि रेस्टोरेंट, सिनेमा और बार अभी भी बंद रहेंगे। और स्पेन के कुछ इलाकों में घरों से बाहर एक्सरसाइज की इजाजत मिल गई है, लेकिन सिर्फ 10 लोग ही इसके लिए एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं खुली जगहों पर मौजूद रेस्तरां खुल रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां भी करना होगा। वहीं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के एक हफ्ते में पाबंदियों में कुछ ढील देने की बात कही, जिसके बाद लंदन में कुछ इस तरह से ट्रैफिक बढ़ गया। लेकिन वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ने कड़ी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। और यूरोप में पाबंदियों में ढील देने वाले शुरुआती देशों में से एक है जर्मनी।
जहां लोगों का ये वीकेंड थोड़ा खुशनुमा गुजरा है। जर्मनी में 7,500 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जो यूरोपीय देशों में सबसे कम आंकड़ों में से एक है। वहीं यूरोपीय देश डेनमार्क ने कोरोना वायरस को काबू करने में बाजी मार ली है। वहां भी लॉकडाउन की बंदिशों में ढील मिल गई है। डेनमार्क में कोरोना वायरस की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब बंदिशों में ढील के बाद वहां जिंदगी कैसे चल रही है, आइए देखते हैं। लॉकडाउन के बाद की जिंदगी। डेनमार्क में कोरोना वायरस से जब एक भी मौत नहीं हुई थी, तभी लॉकडाउन लगा दिया गया था और अब 1 महीने बाद बंदिशें हटा ली गईं। जिंदगी लगभग सामान्य हो चुकी है। ये एक छोटी सी बात है। मैंने अपने नाखून दुरुस्त करा लिए हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है। पाबंदी इतनी है कि ग्राहकों की संख्या सीमित रखी गई है। डेनमार्क को बंदिशें हटाने का भरोसा कैसे हासिल हुआ? हमारे हेल्थ सिस्टम पर अधिकतम दबाव नहीं आया था। वायरस फैलने की रफ्तार धीमी हो रही थी। इससे हमें कारोबार दोबारा शुरू करने का मौका मिला। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद संक्रमण की दर थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ये अभी इतनी भी नहीं कि खतरा महसूस हो। यहाँ बहुत कुछ भरोसे की डोर से बंधा है। सरकार लोगों पर यह भरोसा कर रही है कि वो कायदे को मानेंगे और लोगों को सरकार की रणनीति पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कि यहाँ काफी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी समूह में 10 से ज्यादा लोग नहीं हैं। मैं हैरान था कि कितने लोग बाहर निकलना चाहते हैं और वो सब अब बाहर हैं। मुझे लगता था कि लोग डरे हुए होंगे, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की शिकायत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये सब सही चल रहा है। डेनमार्क में टेस्टिंग के लिए कई नए सेंटर शुरू किए गए हैं और ये उनमें से एक है। ये सेंटर पाबंदी हटाने के बाद शुरू हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोगों में संक्रमण है। साथ ही ये पता करना भी जरूरी है कि जो उपाय लागू किए गए हैं वो कितने कामयाब हैं। इससे बंदिशों में और ढील दी जा सकती है। जिंदगी का नया ढर्रा बहुत कुछ उसी तरह है जैसे पहले जिंदगी चल रही थी। डेनमार्क ने यहाँ तक का सफर सावधानी से तय किया है और दुनिया देखना चाहती है कि वो इसके आगे कैसे जाते हैं। थाईलैंड में भी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश है। वहां 3,000 से कुछ ही ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं और 60 लोगों की जान गई है। वहां पर कल रविवार से लॉकडाउन में रियायत मिली है, मगर संक्रमण के फिर फैलने यानी कि सेकेंड वेव आने की चिंता बनी हुई है। वहां क्या हो रहा है, देखिए बैंकॉक से बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड की रिपोर्ट। बैंकॉक एक तटीय जिले के अंदरूनी इलाके का मंदिर। यहाँ लोगों को सैंपल लेने के लिए बुलाया गया है। ऐसे बहुत कम देश हैं जो थाईलैंड की तरह कोरोना संक्रमण पर काबू रख पाए हैं। फिर भी प्रशासन चिंतित है। वे हालात काबू में रखना चाहते हैं। थाईलैंड के पास दक्षिण कोरिया की तरह टेस्ट करने की क्षमता नहीं है, इसलिए सरकार उन्हीं इलाकों में टेस्ट कर रही है जहां खतरा ज्यादा है, जैसे कि यहाँ। मकसद है कि वायरस को फिर से फैलने से रोका जा सके। हम बहुत सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ेंगे। थाईलैंड के लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है। 6 हफ्तों से लगाए गए लॉकडाउन में आंशिक राहत दी गई है। स्ट्रीट स्टॉल खुले रखे गए थे, मगर ऐसे रेस्तरां सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों का पालन करने पर ही खुल सकते हैं। आमतौर पर यहाँ 11 टेबलों पर 30 ग्राहक बैठा करते थे, मगर अब 6 टेबलों पर 6 ही ग्राहक बैठ सकते हैं। पनवत जानते हैं कि उन्हें अगले 3 या 4 महीने ऐसे ही बिताने होंगे। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में एक रेस्तरां कमाल का आइडिया लेकर आया है। प्लास्टिक की इन शीट्स के कारण लोग एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं, और वो भी प्रशासन की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन करते हुए। प्लास्टिक स्क्रीन के आर पार बैठकर साथ खाने की सुविधा नौजवान पीढ़ी के लिए काम की चीज साबित हुआ है। हमारे यहाँ पूरे हफ्ते की बुकिंग हो गई। कोरोना वायरस के कारण दुनिया बदल सी गई है। लॉकडाउन हटने के बाद बहुत से कारोबार खुद को नए तौर तरीकों में ढालने में संघर्ष कर रहे हैं, मगर इस रेस्तरां ने बाजी मार ली है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना वायरस से मुकाबले की केंद्र की रणनीति से क्यों नाखुश हैं पंजाब के सीएम, और विशाखापट्टनम के गैस लीक हादसे के पीड़ितों की क्या है मांग।
जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आज 5वीं बार बैठक हुई, पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मानना है कि कोविड-19 संक्रमण से मुकाबले की रणनीति के लिए हर फैसला दिल्ली से नहीं होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। उनका मानना है कि केंद्र के मुकाबले राज्य सरकारें अपने प्रदेश की जमीनी हकीकत की ज्यादा जानकारी रखती हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने बात की। जिस तरीके से भारत ने माइग्रेंट के इशू को हैंडल किया, आपको लगता है कि ये थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था या आप इससे संतुष्ट हैं? अगर कोई अपने घर जाना चाहता है, कैसे कोई भी स्टेट कह सकती है कि हम नहीं भेजेंगे? उनको जाना चाहते हैं अपने घर में, कैसे रोक सकते हो किसी को जाने? कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं कि बोलो ये इधर ही बैठो। ये तो डेमोक्रेसी है, एनीवन कैन गो एनीवेयर, कहीं जहां जी करता है वो जाए। रिपोर्ट्स कई आई हैं, आपने अभी भी बात की कि चीफ मिनिस्टर्स पे छोड़ा जाना चाहिए था ये फैसला कि वो किस तरीके से इस मामले के साथ, इस मुद्दे के साथ, कोविड के साथ निपटे। ये एक्ट है नेशनल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू एक्ट ऑन इट, दैट इज व्हाट द एक्ट इज, पार्लियामेंट्री एक्ट है, इट हैज टू बी गो अकॉर्डिंग। लेकिन हाल ये जो कोविड बीमारी है इसको कोई नहीं समझता, तो कुछ नेशनल एक्ट या कोई ऑफिसर दिल्ली में बैठ के या कोई वहां से कोई हुक्म दे कि ये करो, व्हेन ही डजंट नो हिमसेल्फ के होना क्या है। यहाँ तो हम बैठे हैं, हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, एंड वी कैन। तभी मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर्स पे छोड़ो, वो तो डे मॉर्निंग टू इवनिंग अपना कांटेक्ट रखते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांटेक्ट मॉर्निंग ही तो इवनिंग तो नहीं रखते ना। अभी कह रहे हैं कि दुनिया में एक सेकंड फेज आएगा, पता नहीं क्या फेज आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे इसको रिएक्ट करना है। दैट इज व्हाई इट इज क्विकर के स्टेट्स के पे आप अपने काम छोड़ो। और तभी मैं ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि एवरी लिटिल थिंग आई कांट आस्क दिल्ली। आज कोई बात हो जाए, मैं चिट्ठी लिखूंगा दिल्ली, उनका जवाब आएगा, इसका फायदा क्या है? हमारे पे छोड़ो, जो सुबह कोई बात हुई हो उसी टाइम फैसला ले लेंगे तो शाम तक लागू हो जाएगा। और विशाखापट्टनम में बीते गुरुवार को हुए गैस लीक हादसे में अब तक 12 की जान जा चुकी है। जहरीली गैस की चपेट में आने से सैकड़ों को सांस लेने में दिक्कत हुई थी और बहुत से बेहोश होकर गिर पड़े थे। सरकार ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दे रही है, मगर लोग चाहते हैं कि जिस प्लांट से गैस लीक हुई उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। बीबीसी संवाददाता दीप्ति बत्तिनी की रिपोर्ट। मैं वेंकटाद्री गार्डन में एलजी पॉलीमर्स के पास से बोल रहा हूँ। हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे। बिली ग्राहम ही वो शख्स है जिन्होंने गुरुवार तड़के 2:30 बजे पुलिस को ये फोन किया था। सांस न आ पाने के कारण उनकी नींद खुल गई थी। वो प्लांट से महज 20 मीटर दूर रहते हैं। उनके पूरे परिवार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम सो रहे थे, मैं उठा तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। बाहर देखा कि धुंध सी छाई हुई थी, ऐसा लगा कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बची ही नहीं है। मैं भागने के लिए गेट भी नहीं खोल पाया। जब बाहर निकला तो बेहोश हो गया। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने मुझे रेंगते हुए देखा था। मेरी माँ भी घर के गेट के पास बेहोश मिली थी। विशाखापट्टनम में अब भी 300 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और फैक्ट्री के मालिकों पर आपराधिक मामला दर्ज किया, लेकिन यहाँ रहने वालों का कहना है कि इंसानों की मौत के सामने ये सब मायने नहीं रखता और न ही ये पर्याप्त है। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि एलजी पॉलीमर्स जैसे फैक्ट्रीज यहाँ पे बंद होनी चाहिए। स्थानीय लोग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लाल कपड़ों में नजर आ रही इस महिला ने इस हादसे में अपनी 6 साल की बच्ची खोई है। कुछ लोगों ने इस हादसे में मारे गए अपनों के शव लेकर फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन भी किया। विशाखापट्टनम के ये लोग खतरनाक फैक्ट्री के पास नहीं रहना चाहते। उनकी मांग है कि इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। दीप्ति बत्तिनी, बीबीसी न्यूज, विशाखापट्टनम। और गैस लीक के बाद हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। और ब्रेक के बाद बताएंगे लॉकडाउन में अपना काम करते हुए कैसे रखें बच्चों का ख्याल। तो
जानेंगे बच्चों को संभालने के टिप्स एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। लगभग 1.5 महीने हो गए हैं जब से स्कूल बंद है। बच्चे ना तो दोस्तों से मिल सकते हैं, ना ही बाहर खेलने जा सकते हैं। घर में बंद बच्चों को कैसे संभालें कि वो खुश भी रहें और व्यस्त भी रहें? आपके पास भी इसके तरीके होंगे, पर कुछ पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों का दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता मेधावी अरोड़ा की रिपोर्ट। Challenging times? No, not for me. I'm busy in learning life skills, discipline and time management. I also love to color and dance, which keeps me fit here. हमने इनके अभिभावकों से पूछा कि लॉकडाउन में वो कैसे अपना काम करते हुए बच्चों की भी देखभाल कर पा रहे हैं। हम दिन में 5 चीजें जरूर करते हैं। हम एक साथ कलरिंग करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, साथ पढ़ते हैं और साथ में खाना भी पकाते हैं। दिन के अंत में मैं अपनी बेटी को स्टिकर्स देती हूँ, जिसे ये यूं सजा कर रखती है, ऐसे 2 भागों में बांटकर, अच्छा और बुरा। अगर वो समय पे दूध खत्म करती है तो उसे स्माइली स्टिकर मिलता है। यदि खेलने के बाद वो खिलौने नहीं रखती तो उसे सैड फेस मिलता है। ऐसे में ये पूरे दिन कोशिश करती है इसे ज्यादा से ज्यादा स्माइली मिले। जब बच्चा चिढ़ा हुआ हो और बदतमीजी करे तब मुझे याद रखना होता है कि उसके प्रति और नरमी से पेश आना है। साथ ही साथ हमें अपने साथ भी कठोर नहीं होना चाहिए। हम कई बार अंदर से भरा हुआ महसूस करते हैं। ये सामान्य हालातों में भी बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल वक्त है, बच्चे को थोड़ी छूट मिल सकती है, चाहे वो आधा घंटा और टीवी या मोबाइल देखना ही क्यों न हो, ये ठीक है। तो भारत में तो बच्चे अभी घरों में बंद हैं, पर कुछ बच्चों को खुलकर खेलने की छूट मिलने लगी है। तो खुलकर खेलने की छूट मिलने लगी है चीन में, जहां सबसे पहले संक्रमण की शुरुआत हुई थी और लॉकडाउन भी पहले हुआ था। तो शंघाई के डिज्नी पार्क को अब खोल दिया गया है। हालांकि वहां 20% लोगों को ही आने की इजाजत है अभी, और जो बच्चे आ रहे हैं मस्ती कर सकते हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, यानी दूर दूर रहकर। और कार्यक्रम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर।